1970 के दशक में रोनाल्ड रीड नाम का एक आदमी 25 साल तक एक गैस स्टेशन पर गाड़ियां ठीक करता था। उसके बाद वो 17 साल तक जेसी पेनी के एक स्टोर में झाड़ू लगाता रहा। वो एक मामूली विनम्र चौकीदार था। उसके दोस्त कहते थे कि उसकी सबसे बड़ी हॉबी लकड़ियां काटना था। और एक दूसरे इंसान, रिचर्ड फस्कॉन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ मेरिल लिंच का एक टॉप एग्जीक्यूटिव जिसके पास MBA की डिग्री थी, उसकी कामयाबी इतनी जबरदस्त थी कि वो अपनी 40s में ही रिटायर हो गया ताकि वो समाज सेवा कर सके। अब इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन ज्यादा अमीर मरा? ये सवाल ही एक मजाक लगता है ना? लेकिन 2014 में जब रोनाल्ड रीड, वो मामूली चौकीदार, 92 साल की उम्र में मरा तो वो पूरी दुनिया में खबर बन गया। उसने अपनी वसीयत में 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दान में दिए। और रिचर्ड फस्कॉन उसी साल एक जज के सामने खड़े होकर उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है कि एक चौकीदार जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई कनेक्शन नहीं थे, वो वॉल स्ट्रीट के एक जीनियस को पैसे के खेल में इतनी बुरी तरह हरा दे? आज हम पैसे के बारे में उस एक सीक्रेट को जानेंगे जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज हम मॉर्गन हाउसेल की महान किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के उस एक सच को उजागर करेंगे जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। और वो सच ये है, पैसे का खेल हिसाब किताब का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान का खेल है। फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल। ये इस बात पर कम निर्भर करता है कि आप क्या जानते हैं और इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप कैसा बर्ताव करते हैं। पैसे का खेल फिजिक्स जैसा नहीं है जहां कुछ नियम और फॉर्मूले होते हैं। पैसे का खेल मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जैसा है जहां डर, लालच, असुरक्षा और गर्व जैसी भावनाएं होती हैं। एक जीनियस जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकता वो एक वित्तीय आपदा बन सकता है। और एक साधारण इंसान जिसके पास कोई वित्तीय शिक्षा नहीं है वो अमीर बन सकता है अगर वो बस कुछ मुट्ठी भर व्यवहारिक स्किल्स सीख ले। और यही वो एहसास है जो आपको आजाद कर सकता है। आपको अमीर बनने के लिए एक जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपको उस चौकीदार रोनाल्ड रीड की तरह सोचने की जरूरत है, न कि उस हार्वर्ड एग्जीक्यूटिव की तरह। लेकिन अगर पैसे का खेल स्मार्ट होने के बारे में नहीं है तो क्यों दुनिया के कुछ सबसे स्मार्ट लोग पैसे के मामले में इतने मूर्खतापूर्ण काम करते हैं? इसका जवाब फाइनेंस की दुनिया के सबसे खतरनाक शब्द में छिपा है। कल्पना कीजिए आप एक पार्टी में हैं। ये पार्टी एक अरबपति ने दी है। आपका दोस्त जो एक मशहूर लेखक है आपकी तरफ झुककर कहता है, पता है इस पार्टी के मेजबान ने कल एक ही दिन में मेरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब की पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा पैसा कमाया है। आप क्या महसूस करेंगे? शायद थोड़ी जलन, थोड़ी हैरानी। लेकिन वो लेखक जोसेफ हेलर मुस्कुराया और उसने एक ऐसा जवाब दिया जो पैसे के बारे में लिखी गई हर किताब से ज्यादा कीमती है। उसने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो उसके पास कभी नहीं होगी। इनफ, यानी बस। ये एक शब्द, बस, ये फाइनेंस की दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला शब्द है। ये एक ऐसा जादुई दरवाजा है जो आपको उस अंतहीन दौड़ से बाहर निकाल सकता है जिसमें दुनिया के सबसे अमीर और सबसे स्मार्ट लोग भी फंसे हुए हैं। और जब आप इस दरवाजे को नहीं ढूंढ पाते तो आप एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां आप वो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं जो आपके पास है, उस चीज के लिए जिसकी आपको जरूरत भी नहीं। चलिए एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनते हैं, रजत गुप्ता। उनका जन्म कोलकाता की झुग्गियों में हुआ था। जब वो किशोर थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया। लोग कहते हैं कि कुछ लोग अपनी जिंदगी चांदी के चम्मच के साथ शुरू करते हैं। रजत गुप्ता ने अपनी जिंदगी बिना किसी चम्मच के शुरू की थी, लेकिन अपने 40s तक वो मैकिन्जी के CEO बन चुके थे, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म। वो बिल गेट्स के साथ मिलकर समाज सेवा करते थे। वो 5 बड़ी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। वो एक जीता जागता चमत्कार थे और उनके पास पैसा था। 2008 तक उनकी संपत्ति लगभग 800 करोड़ रुपए थी। सोचिए, उस पैसे पर 5% का सालाना रिटर्न भी उन्हें हर घंटे, दिन के 24 घंटे लगभग 45,000 रुपए कमा कर दे रहा था। वो अपनी बाकी जिंदगी में बिना एक भी काम किए जो चाहते वो कर सकते थे। लेकिन वो बस नहीं था,
ही हैड नो सेंस ऑफ इनफ। वो एक करोड़पति थे, लेकिन वो एक अरबपति बनना चाहते थे, और इस थोड़ा और की भूख ने उनसे वो करवाया जो अकल्पनीय था। 2008 में जब दुनिया वित्तीय संकट की आग में जल रही थी, रजत गुप्ता, जो गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर थे, उन्हें एक गुप्त फोन कॉल पर पता चला कि वॉरेन बफेट गोल्डमैन सैक्स को बचाने के लिए $5 बिलियन का निवेश करने वाले हैं। ये एक ऐसी खबर थी जो बैंक को डूबने से बचा सकती थी और उसके स्टॉक को आसमान पर पहुंचा सकती थी। उस फोन कॉल के खत्म होने के ठीक 16 सेकंड बाद गुप्ता ने एक हेज फंड मैनेजर को फोन किया और उसे यह खबर लीक कर दी। उस मैनेजर ने तुरंत गोल्डमैन सैक्स के लाखों शेयर खरीद लिए। कुछ घंटों बाद जब यह खबर पब्लिक हुई तो स्टॉक की कीमत आसमान छू गई। उस मैनेजर ने एक ही झटके में $1 मिलियन से ज्यादा कमा लिए, और रजत गुप्ता, उन्होंने अपनी इज्जत, अपनी आजादत और अपना सब कुछ हमेशा के लिए खो दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जेल हो गई। क्यों? क्योंकि एक आदमी जिसके पास 800 करोड़ रुपए थे, उसने अपनी पूरी दुनिया को उस थोड़े और के लिए दांव पर लगा दिया जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। इस बीमारी का असली नाम लालच नहीं है, इसका असली नाम है द मूविंग गोल पोस्ट, यानी वो लक्ष्य जो हमेशा आगे खिसकता रहता है। आज की दुनिया सोशल कंपैरिजन यानी सामाजिक तुलना की एक अंतहीन लड़ाई है। आप 1 लाख रुपए कमाते हैं और आप खुश हैं, जब तक कि आपको पता नहीं चलता कि आपका पड़ोसी 2 लाख कमाता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे कोई नहीं जीत सकता, जेफ बेजोस भी नहीं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होता है। तो इस लड़ाई को जीतने का एकमात्र तरीका है इसे लड़ने से ही इनकार कर देना, ये समझना कि आपके पास बस है। खुशी का राज ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, खुशी का राज अपनी उम्मीदों को कंट्रोल करना है। Happiness is equal to results minus expectations। रजत गुप्ता ने वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जो उनके पास था और जिसकी उन्हें जरूरत थी, उस चीज के लिए जो उनके पास नहीं थी और जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। वो अमीर बनने में एक जीनियस थे, लेकिन अमीर बने रहने में एक मूर्ख। और ये 2 बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। अमीर बनने के लाखों तरीके हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक, और ये एक ऐसा राज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम सब अमीर बनने की कहानियां सुनते हैं, हम अमीर बने रहने की कला को नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए इतिहास के सबसे महान स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स में से एक की कहानी सुनते हैं, जेसी लिवरमूर। 1929 में जब अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और दुनिया द ग्रेट डिप्रेशन की अंधेरी खाई में गिरने लगी, तो वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े दिग्गज अपनी खिड़कियों से कूद रहे थे। उस दिन जब जेसी लिवरमूर घर लौटे तो उनकी पत्नी और बच्चे रो रहे थे, इस डर से कि वो बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन जेसी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नहीं डार्लिंग, हम बर्बाद नहीं हुए। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मैंने मार्केट के गिरने पर दांव लगाया था। हम इतने अमीर हो गए हैं कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। उस एक दिन में जेसी लिवरमूर ने आज के हिसाब से $3 बिलियन से भी ज्यादा कमाए। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। वो अमीर बनने के खेल के राजा थे। लेकिन 4 साल बाद अखबारों में खबर छपी, जेसी लिवरमूर, महान स्टॉक मार्केट ऑनप्रेटर, 2 दिनों से लापता हैं। वो अपनी पूरी दौलत हार चुके थे और कुछ सालों बाद शर्मिंदगी और कर्ज में डूबे उन्होंने अपनी जान ले ली। अब यहीं पर मॉर्गन हाउसिल हमें उस सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक पराडो यानी विरोधाभास से मिलवाते हैं। अमीर बनने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो ठीक उन चीजों के विपरीत हैं जिनकी जरूरत अमीर बने रहने के लिए होती है। अमीर बनने के लिए आपको आशावादी होना पड़ता है, आपको बाहर निकलकर बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, आपको खुद पर अटूट विश्वास रखना होता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको ठीक इसका उल्टा चाहिए। आपको विनम्रता चाहिए, आपको थोड़ा डरपोक और पागलपन की हद तक पैरानॉइड होना पड़ता है। आपको ये डर चाहिए कि जो आपने बनाया है वो उतनी ही तेजी से आपसे छीना भी जा सकता है। ये 2 बिल्कुल अलग अलग मानसिकताएं हैं, और यही वजह है कि अमीर बने रहना अमीर बनने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो अमीर बने रहने का असली सीक्रेट क्या है? ये ग्रोथ नहीं है, ये दिमाग नहीं है, ये इनसाइट नहीं है,
ये एक बहुत ही साधारण, बहुत ही बोरिंग शब्द है, सर्वाइवल, सिर्फ टिके रहना। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर को तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 40 साल पहले उनके ग्रुप में एक तीसरा सदस्य भी था? उसका नाम था रिक गैरन। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, चार्ली और मैं हमेशा जानते थे कि हम अविश्वसनीय रूप से अमीर बनेंगे। हमें अमीर बनने की कोई जल्दी नहीं थी, हमें पता था कि ये होकर रहेगा। रिक भी हम जितना ही स्मार्ट था, लेकिन उसे जल्दी थी। 1973-74 के मार्केट क्रैश में जब मार्केट 70% तक गिर गया, तो रिक गैरन ने कर्ज लेकर मार्जिन पर बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा था। उसे मार्जिन कॉल्स आने लगीं। उसे अपने शेयर्स जबरदस्ती कौड़ियों के भाव पर बेचने पड़े। और जानते हैं उसके बर्कशायर हैथवे के शेयर किसने खरीदे? वॉरेन बफेट ने। चार्ली, वॉरेन और रिक तीनों अमीर बनने में बराबर के माहिर थे, लेकिन वॉरेन और चार्ली के पास एक अतिरिक्त स्किल थी, अमीर बने रहने की स्किल। और समय के साथ यही वो स्किल है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। सर्वाइवल आपको वो एक चीज देता है जिसे कोई भी जीनियस नहीं खरीद सकता। वो चीज जो पैसे को सच में जादुई बना देती है, समय। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि तभी काम करती है जब आप उसे काम करने के लिए सालों और दशकों का समय देते हैं। तो आप एक ऐसी दुनिया में कैसे सरवाइव करते हैं जो पूरी तरह से अप्रत्याशित है? एक ऐसी दुनिया जहां युद्ध, महामारियां और मार्केट क्रैश बिना चेतावनी के आते हैं। आप अराजकता के लिए एक बफर बनाते हैं, आप गलतियों के लिए जगह बनाते हैं। तो आप एक ऐसी दुनिया में कैसे सरवाइव करते हैं जो पूरी तरह से अप्रत्याशित है? एक ऐसी दुनिया जहां युद्ध, महामारियां और मार्केट क्रैश बिना चेतावनी के आते हैं। आप अराजकता के लिए एक बफर बनाते हैं, आप गलतियों के लिए जगह बनाते हैं। ज्यादातर लोग जब भविष्य के बारे में सोचते हैं तो वो एक सीधी लाइन में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जो आज हो रहा है वो कल भी होता रहेगा। लेकिन मॉर्गन हाउसेल हमें इतिहास के आईने में एक भयानक सच दिखाते हैं। सोचिए, पिछले 170 सालों में अमेरिका ने मानव इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक तरक्की देखी है। लेकिन उस तरक्की के दौरान क्या हुआ? अमेरिका ने 9 बड़ी जंगें लड़ी, जिनमें 13 लाख लोग मारे गए। 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हत्या कर दी गई। 6,75,000 अमेरिकी सिर्फ एक साल में एक फ्लू महामारी से मारे गए। 33 मंदी रिसेशंस आईं, जो कुल मिलाकर 48 साल तक चली। और स्टॉक मार्केट 102 बार 10% से ज्यादा गिरा। क्या सबक है? सबक यह है कि तबाही, अराजकता और अप्रत्याशित घटनाएं ये कोई अपवाद नहीं है। Chaos is the normal state of the world। तो आप इस सामान्य अराजकता में कैसे सरवाइव करते हैं? आप एक ऐसे सिद्धांत को अपनाते हैं जिसे दुनिया के सबसे महान निवेशक कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी गलती की गुंजाइश। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब सिर्फ कंजर्वेटिव होना नहीं है, ये डरपोक होना नहीं है। ये इस विनम्रता को स्वीकार करना है कि आप भविष्य नहीं देख सकते। ये इस बात को मानना है कि आप गलत हो सकते हैं और गलत होंगे। और ये एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपकी गलतियों के बावजूद भी आपको जिंदा रखे। किताब में इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है। दूसरे विश्व युद्ध में स्टालिनग्राद की लड़ाई के दौरान जर्मन सेना के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे एडवांस्ड टैंक थे। एक यूनिट में 104 टैंक थे जो लड़ाई के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन जब उन्हें लड़ने का आदेश मिला तो एक अजीब सी बात हुई। उनमें से ज्यादातर टैंक स्टार्ट ही नहीं हुए। इंजीनियर्स ने जब जांच की तो उन्हें एक ऐसी वजह मिली जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता था। जब वो टैंक हफ्तों तक घास के मैदानों में खड़े थे तो जंगली चूहों ने उनके अंदर घुसकर उनकी बिजली की तारों को कुतर दिया था। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री मशीन चूहों से हार गई। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी टैंक डिजाइनर चूहों से सुरक्षा के बारे में नहीं सोचता। ये एक ऐसा खतरा है जो इतना अजीब, इतना अप्रत्याशित है कि वो किसी के दिमाग में आता ही नहीं। और आपकी जिंदगी, आपका करियर और आपका पैसा इन अदृश्य चूहों से भरा पड़ा है। एक अचानक आई बीमारी, एक नौकरी का छूटना, एक मार्केट क्रैश, ये वो खतरे हैं जिनकी आप योजना नहीं बना सकते। तो आप क्या करते हैं? आप बचत करते हैं। और यहां मॉर्गन हाउसेल
हमें बचत का असली गहरा मतलब समझाते हैं। आप एक कार, एक घर या रिटायरमेंट के लिए बचत नहीं करते। आप उस अप्रत्याशित दुनिया के लिए बचत करते हैं जहां चूहे टैंकों को हरा सकते हैं। बचत बिना किसी खास लक्ष्य के उस अप्रत्याशित झटके के खिलाफ आपका बीमा है। ये वो ऑक्सीजन टैंक है जो आपको तब जिंदा रखता है जब दुनिया आपके चारों ओर से हवा खींच लेती है। ये आपको वो शक्ति देता है कि आप मंदी के दौरान अपने स्टॉक बेचने पर मजबूर ना हो। ये आपको वो आजादी देता है कि आप एक खराब बॉस को छोड़कर एक नई नौकरी ढूंढ सकें। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये कंट्रोल है। अब आपने बाहरी दुनिया के अप्रत्याशित खतरों के खिलाफ एक किला बना लिया है। लेकिन पैसे के खेल में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। वो शीशे में दिखने वाला इंसान है जो दुनिया को यह दिखाने के लिए तड़पता है कि वो कामयाब हो गया है। मॉर्गन हाउसल अपनी जवानी की एक कहानी बताते हैं। कॉलेज के दिनों में वो लॉस एंजलिस के एक लग्जरी होटल में वैलेट पार्किंग का काम करते थे। हर रोज वो दुनिया की सबसे महंगी, सबसे शानदार गाड़ियां पार्क करते थे, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस। और उनका एक सपना था। मेरा सपना था कि एक दिन मेरे पास भी इनमें से एक कार हो, वो लिखते हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि ये कारें दुनिया को एक मजबूत सिग्नल भेजती हैं। देखो, मैं कामयाब हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं अमीर हूं, मेरी इज्जत करो। उन्हें लगता था कि जब वो एक फेरारी चलाएंगे तो लोग उन्हें देखकर सोचेंगे, वाह, ये आदमी कितना कूल है। लेकिन फिर एक दिन काम करते हुए उन्होंने एक विडंबना पर ध्यान दिया, एक ऐसी सच्चाई पर जो इतनी साफ थी पर फिर भी अदृश्य थी। वो कहते हैं, मैंने महसूस किया कि मैं उन ड्राइवरों को कभी देखता ही नहीं था। सोचिए, जब आप सड़क पर एक शानदार फेरारी देखते हैं तो क्या आप सच में सोचते हैं, वाह, उस कार का ड्राइवर कितना प्रभावशाली इंसान होगा? नहीं, आप सोचते हैं, वाह, अगर मेरे पास वो कार होती तो लोग सोचते कि मैं कितना कूल हूं। और यही द मैन इन द कार पैराडॉक्स है। इंसान दौलत इसलिए चाहता है ताकि वो दूसरों को सिग्नल दे सके कि उन्हें पसंद किया जाना चाहिए, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन असल में दूसरे लोग अक्सर आपकी तारीफ करने से चूक जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपकी दौलत से प्रभावित नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपकी दौलत को अपनी खुद की पसंद किए जाने और तारीफ पाने की इच्छा के लिए एक आईने की तरह इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आपकी पोजेशन से उतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। आप एक बड़ा घर चाहते हैं, आप एक महंगी घड़ी चाहते हैं, आप डिजाइनर कपड़े चाहते हैं, लेकिन हाउसल कहते हैं, आप ये चीजें नहीं चाहते। आप जो सच में चाहते हैं वो है दूसरों से मिलने वाली इज्जत और तारीफ। और आप सोचते हैं कि महंगी चीजें खरीदने से आपको वो मिल जाएगी। ये लगभग कभी काम नहीं करता, खासकर उन लोगों से जिनकी इज्जत आप सच में पाना चाहते हैं। विनम्रता, दयालुता और सहानुभूति आपको हॉर्स पावर से कहीं ज्यादा इज्जत दिलाएगी। और यहीं से किताब हमें दौलत की सबसे गहरी, सबसे शक्तिशाली परिभाषा की ओर ले जाती है। ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली दौलत वो है जो आप देखते नहीं हैं। जब आप किसी को 1 करोड़ की कार चलाते हुए देखते हैं तो आप क्या जानते हैं? आप बस इतना जानते हैं कि उनकी दौलत उस कार को खरीदने से पहले की तुलना में अब 1 करोड़ रुपए कम है, या उनका कर्ज 1 करोड़ रुपए ज्यादा है। आप बस इतना ही जानते हैं। हम दौलत को उससे आंकते हैं जो हम देखते हैं, क्योंकि हमारे सामने बस वही जानकारी होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि दौलत वो अच्छी कार है जो खरीदी नहीं गई, वो हीरे हैं जो खरीदे नहीं गए, वो घड़ी है जो पहनी नहीं गई। रिच होना यानी अमीर दिखना आपकी मौजूदा आमदनी पर निर्भर करता है, ये एक दिखावा है। वेल्थी होना यानी दौलतमंद होना छिपा हुआ है, ये वो आमदनी है जिसे खर्च नहीं किया गया है। दौलत वो पैसा है जो बैंक में पड़ा है, जो आपको विकल्प देता है, जो आपको आजादी देता है, जो आपको सुरक्षा देता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो मिलियनेयर बनना चाहते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि उनका असली मतलब होता है, मैं $10 लाख खर्च करना चाहता हूं। और ये मिलियनेयर होने का ठीक उल्टा है। लोग अमीर दिखने की कोशिश में अपनी दौलतमंद बनने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। तो अगर दौलत दिखावे के लिए नहीं है, अगर ये दूसरों से सम्मान पाने का सबसे खराब तरीका है, तो इसका असली मकसद क्या है?
पैसा असल में वो कौन सी एक चीज खरीद सकता है जो आपकी खुशी को सच में गारंटी के साथ बढ़ाएगी। मॉर्गन हाउसल किताब में कहते हैं, द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। दौलत का सबसे ऊंचा स्वरूप ये क्षमता है कि आप हर सुबह उठकर कह सकें, आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। ये एक बहुत बड़ी बात है। खुशी एक बहुत ही जटिल विषय है, लेकिन अगर खुशी में कोई एक कॉमन डिनोमिनेटर है, कोई एक यूनिवर्सल फ्यूल है, तो वो ये है कि इंसान अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहता है। अपनी मर्जी का काम करना, अपनी मर्जी के समय पर, अपनी मर्जी के लोगों के साथ, जितनी देर तक आप चाहें, ये अनमोल है। ये वो सबसे बड़ा डिविडेंड है जो पैसा आपको दे सकता है। एंगस कैंपबेल नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने अपनी पूरी जिंदगी ये जानने में लगा दी कि असल में लोगों को क्या चीज खुश करती है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि कुछ लोग साफ तौर पर दूसरों से ज्यादा खुश थे और आप उन्हें उनकी आमदनी, उनके शहर या उनकी शिक्षा के आधार पर ग्रुप नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर ग्रुप में बहुत से दुखी लोग थे। उनकी रिसर्च का नतीजा, उनकी पूरी जिंदगी के काम का सार एक साधारण सी लाइन में था, Having a strong sense of controlling one's life is a more dependable predictor of positive feelings of well-being than any of the objective conditions of life we have considered. अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की एक मजबूत भावना का होना खुशी का एक ज्यादा भरोसेमंद भविष्यवक्ता है, बजाय जीवन की किसी भी बाहरी परिस्थिति के। आपकी सैलरी से ज्यादा, आपके घर के साइज से ज्यादा, आपकी नौकरी के रुतबे से ज्यादा पैसा आपको बड़ी बड़ी चीजें खरीद कर नहीं खुश करता, वो आपको कंट्रोल खरीद कर खुश करता है। थोड़ी सी दौलत का मतलब है ये क्षमता कि आप बीमार पड़ने पर बिना बैंक तोड़े कुछ दिन की छुट्टी ले सकें। थोड़ी और ज्यादा दौलत का मतलब है एक बुरी नौकरी छूट जाने पर पहली मिली नौकरी लेने के बजाय एक अच्छी नौकरी का इंतजार करने की क्षमता। 6 महीने के इमरजेंसी फंड का मतलब है अपने बॉस से न डरने की क्षमता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप बर्बाद नहीं होंगे। और ज्यादा दौलत का मतलब है ज्यादा पैसे वाली लेकिन तनाव भरी नौकरी के बजाय एक कम पैसे वाली लेकिन सुकून भरी नौकरी चुनने की आजादी। इस किताब का सबसे शक्तिशाली सबक यही है, पैसों का असली लक्ष्य आपको एक फेरारी खरीदना नहीं है। पैसों का असली लक्ष्य आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल खरीदना है। इस किताब की सबसे शक्तिशाली कहानी डेरेक सीवर्स की है। उन्होंने एक कंपनी बनाकर लाखों डॉलर कमाए, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो अमीर कब बने, तो उन्होंने कहा, जब मैं 22 साल का था। उस वक्त वो एक मामूली नौकरी करते थे और हर महीने मुश्किल से कुछ हजार रुपए बचाते थे। 2 साल में उन्होंने लगभग 9 लाख रुपए बचा लिए। उन्होंने कहा, जिस पल मेरे पास वो 9 लाख रुपए थे, मैं आजाद था। मैं अपनी नौकरी छोड़कर एक फुल टाइम म्यूजिशियन बन सकता था। मैं जानता था कि मैं कुछ छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर लूंगा। मैं आजाद था। जब उनसे उनकी कंपनी बेचने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, उससे मेरी जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस बैंक में और ज्यादा पैसा था। असली फर्क तब पड़ा जब मैं 22 साल का था। तो चलिए, आपने सीखा कि पैसे का खेल दिमाग का नहीं, बर्ताव का है। आपने बस की जादुई शक्ति को पहचाना। आपने अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच के खतरनाक अंतर को समझा। आपने अराजकता की दुनिया में सरवाइव करने के लिए एक किला बनाना सीखा। आपने समझा कि असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। और आखिर में आपने दौलत का असली मकसद खोज लिया, अपनी आजादी खरीदना। अब आपके पास दौलत बनाने की मनोवैज्ञानिक नींव है। अगला कदम उस एक अनस्टॉपेबल शक्ति को समझना है जो इस पूरी नींव को शक्ति देती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे छोटे लगातार काम विस्फोटक परिणाम देते हैं और कैसे एक मामूली पैसा करोड़ों में बदल सकता है, तो हमारी अगली वीडियो डैरेन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट पर जरूर देखें।